आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ये क्यों चाहते हैं कि उनके राज्यों के लोग अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। एक जमाना था जब हमारे देश में चारों तरफ परिवार नियोजन के स्लोगन्स और पोस्टर्स नजर आते थे, जिन पर लिखा होता था छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे दो ही अच्छे, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। हमारी पूरी की पूरी कई पीढ़ियां इन स्लोगन्स के साथ और इन पोस्टर्स के साथ बड़ी हुई हैं। बचपन से हमें यह बताया गया है कि परिवार छोटा ही अच्छा है, दो बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उनकी सरकार ऐसे परिवारों को प्रोत्साहित करेगी जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं, और वो इसके लिए बाकायदा कानून बनाएगी जिसमें अगर आप राजनीति में भी आ रहे हैं तो अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। सरकार खुद ये चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने भी यह कहा है कि अब समय आ गया है कि लोग 16-16 बच्चे पैदा करें। यानी चंद्रबाबू नायडू और एम.के. स्टैलिन दोनों ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जनता से यह अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। एक समय था जब दो से ज्यादा बच्चे होने पर व्यक्ति पंचायत, नगर पालिका या सहकारी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता था। जल्द ही एक नया कानून पेश किया जाएगा जहां दो से ज्यादा बच्चे होने पर कोई भी चुनाव लड़ने के लिए योग्य होगा, जबकि दो से कम बच्चे होने पर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। भविष्य में बड़े परिवार वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पहले बड़े परिवार वालों को सरकार से कम सहायता मिलती थी। मैं बेहतर भविष्य के लिए नीतियों को बदलूंगा। तमिल में एक पुरानी कहावत है, पहले लोग शादीशुदा लोगों को बच्चों के साथ साथ 16 प्रकार के धन की कामना करते थे, लेकिन आज ऐसे हालात बन रहे हैं और घटते लोकसभा क्षेत्रों के साथ ये सवाल उठता है कि हम खुद को कम बच्चे पैदा करने तक सीमित क्यों रखें। हमें 16 बच्चों का लक्ष्य क्यों नहीं रखना चाहिए। तो आप देखिए, उल्टी गंगा बह रही है। ये बयान उस दौर में आ रहे हैं जब आबादी के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। आबादी के मामले में हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, दुनिया के नंबर 1 देश हैं। चीन को हम पीछे छोड़ चुके हैं और हमारी आबादी अब लगभग 145 करोड़ हो चुकी है। चीन हमारे पीछे है और हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इतनी आबादी के बाद भी ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील क्यों की जा रही है। तो इसे समझिए, 3 कारण हैं इसके। पहला, दक्षिण भारत के राज्यों में घटता फर्टिलिटी रेट, जिससे प्रजनन दर भी हम हिंदी में कहते हैं प्रजनन दर, घट रहा है। दूसरा, इन राज्यों में बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या, बूढ़े लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तीसरा कारण राजनीतिक है। अगर दक्षिण भारत के लोगों की जनसंख्या ऐसे ही घटती चली गई तो लोकसभा में और भारत की राष्ट्रीय राजनीति में दक्षिण भारतीय राज्यों का और उनकी पार्टियों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, घट जाएगा। अब जनसंख्या को लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों की चिंता के कारणों का विश्लेषण समझिए। दक्षिण भारत के राज्यों में फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है। भारत सरकार के ही मुताबिक हमारे देश में फर्टिलिटी रेट का राष्ट्रीय औसत प्रति महिला 2 बच्चे है। यानी भारत में औसतन एक महिला 2 बच्चों को जन्म देती है, जबकि दक्षिण भारत के 5 राज्यों में औसत फर्टिलिटी रेट 2 बच्चों से भी कम है। यानी जो नेशनल एवरेज है, राष्ट्रीय औसत, उससे भी कम है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में फर्टिलिटी रेट 1.7 है। केरल और तमिलनाडु में 1.8 है। तेलंगाना में यह आंकड़ा प्रति महिला 1.82 बच्चे हैं। यानी एक महिला औसतन 2 बच्चों से भी कम पैदा कर रही है दक्षिण भारतीय राज्यों में। जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। बिहार में यह है 3 और उत्तर प्रदेश में है 2.4। यानी बिहार में एक महिला औसतन 3 बच्चों को जन्म दे रही है और उत्तर प्रदेश में भी एक महिला औसतन 2.5 बच्चों को जन्म दे रही है। यही कारण है कि आबादी में दक्षिण भारत की हिस्सेदारी घट रही है और उत्तर भारत की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहां जनसंख्या ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक
क्योंकि यही आखिरी बार जनगणना हुई थी, इसलिए यह आंकड़ा बार बार इस्तेमाल होता है। हालांकि अब यह आंकड़ा भी बदल चुका होगा। इस आंकड़े के मुताबिक भारत की आबादी में दक्षिण भारत के राज्यों की हिस्सेदारी 21% थी, 21%, जबकि उत्तर भारत के राज्यों की आबादी में हिस्सेदारी 50% थी। दक्षिण के राज्यों में कम बच्चों के जन्म की वजह से आबादी में बुजुर्गों का औसत अब बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये राज्य बहुत जल्दी बूढ़े होते चले जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की इंडिया एजिंग रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2050 तक भारत की आबादी में लगभग 21% हिस्सेदारी बुजुर्गों की होगी, यानी हर 100 में से 21 लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के होंगे। 2022 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 10.5% थी, जो वर्ष 2100 तक 36.1% हो जाएगी, यानी इस सदी के अंत तक भारत में हर 100 में से 36 लोग बुजुर्ग होंगे। दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि वहां आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ती जा रही है। अधिकतर दक्षिण भारतीय राज्यों में बुजुर्गों की आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। 2036 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 15% होगी। इनमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग केरल में होंगे और सबसे कम बुजुर्ग बिहार में होंगे। केरल में बुजुर्गों की आबादी 2021 में 16.5% थी, 2036 में बढ़कर 23% हो जाएगी। तमिलनाडु में बुजुर्गों की आबादी 2021 में 13.7% थी, 2036 में 21% हो जाएगी। इसी दौरान आंध्र प्रदेश में बुजुर्गों की आबादी 19%, कर्नाटक में 17.2%, तेलंगाना में 17.1% हो जाएगी, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। और वर्ष 2036 तक दक्षिण भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति बुजुर्ग होगा। दूसरी तरफ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली में वर्ष 2036 में बुजुर्गों की आबादी राष्ट्रीय औसत से कम होगी। इन राज्यों में दक्षिण भारत की तुलना में आय में असमानता, बेरोजगारी और ज्यादा आबादी का सीधा असर दक्षिण भारत पर भी होगा। अब सवाल यह है कि दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता की वजह सिर्फ घटती प्रजनन दर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी ही है या कोई और वजह भी हो सकती है? एक और वजह है। असल में चंद्रबाबू नायडू और एमके स्टालिन के बयानों के पीछे उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत की बहस भी छिपी हुई है। दक्षिण भारत के नेताओं को चिंता है कि अगले परिसीमन में ज्यादा आबादी की वजह से उत्तर भारत के राज्यों में लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में कम आबादी की वजह से तुलनात्मक रूप से सीटें कम बढ़ेंगी या हो सकता है घट भी जाए। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने बयान में इसी बात का जिक्र किया और कहा कि अब लोकसभा सीटें घटने के हालात पैदा हो रहे हैं, इसलिए 16 बच्चे पैदा करने के बारे में सोचना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा है, यानी बीजेपी के साथ है। एमके स्टालिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो विपक्ष के साथ है। लेकिन जनसंख्या की नीति के मुद्दे पर दोनों की राय एक है, हालांकि दोनों के तर्क अलग अलग हैं। नायडू ने बढ़ती बुजुर्ग आबादी की बात कही है, लेकिन स्टालिन ने खुलकर ईमानदारी से लोकसभा सीटों का जिक्र किया है, राजनीति का जिक्र किया है। उत्तर भारत के 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 245 सीटें हैं, जबकि दक्षिण भारत के 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 130 सीटें हैं। और अगले परिसीमन में आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी तो उत्तर भारत में दक्षिण भारत की तुलना में सीटें और भी ज्यादा हो सकती हैं। अगर आज की जनसंख्या के आधार पर मौजूदा 543 लोकसभा सीटें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दी जाएं, तो उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या बढ़कर 80 से 91 हो जाएगी, जबकि तमिलनाडु में सीटों की संख्या 39 से घटकर 31 रह जाएगी। इसलिए दक्षिण भारत के राज्य परिसीमन का आधार जनसंख्या को बनाए जाने का लगातार विरोध करते हैं और उनका कहना है कि हमने जनसंख्या नियंत्रण में योगदान किया, हमने फैमिली प्लानिंग की क्योंकि सरकार यही चाहती थी, हमने अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में रखा और अब हमें उसी की सजा मिल रही है और इसीलिए जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाना उनके साथ अन्याय होगा। उन्होंने अच्छा काम किया है, फैमिली प्लानिंग को अपनाकर परिवार नियोजन किया और अब उन्हें उसी की सजा मिल रही है। उनके लोग तेजी से बूढ़े हो रहे हैं और भारत की राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी कम हो रही है। वर्ष 2000 में सरकार पर दक्षिण भारत की पार्टियों के दबाव के बाद लोकसभा की सीटों का विस्तार 2026 तक टाल दिया गया था, लेकिन फिलहाल दक्षिण भारत के राज्यों की सरकारें
अपने लोगों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं और कह रही हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए।